Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum दोस्तों. My name is Muhammad Azim and today the topic that we are going to discuss is Anglo-Norman period. Anglo-Norman period को दोस्तों हम मिडल एजेस के नाम से भी जानते हैं और मिडिवल पीरियड के नाम से भी जानते हैं. ये रफली 1180 से शुरू होता है और 1580 तक चलता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट जो इसकी है 1066 एडी है जब बैटल ऑफ हेस्टिंग हुई थी, और ये पीरियड एंडिंग होता है 1558 तक चलता है, 1558 तक. तो इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों बैकग्राउंड की बात करेंगे कि एंग्लो नॉर्मन कौन थे, कहाँ से आए थे. 3 पार्ट्स ऑफ एज डिस्कस करेंगे क्योंकि इस एज को लिटरेरी वर्क्स को इस एज के अंदर जो है उनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ा जाता है. तो हम उसको देखेंगे. फिर ओवरऑल राइटर्स देखेंगे इस एंग्लो नॉर्मन पीरियड के जो रिनाउंड और फेमस और प्रेमिनेंट राइटर्स हैं उनको देखेंगे. वर्क्स देखेंगे, स्टाइल एंड जॉनराज देखेंगे कि किस तरह की कैटेगरीज़ के वर्क्स लिखे जाते थे इस टाइम पीरियड में. थीम्स देखेंगे कि राइटर्स के वर्क्स के अंदर कौन से थीम थे, मजमून किस तरह के वो इस्तेमाल किया करते थे, किस तरह के मजमून के अंदर वर्क्स अपने लिखा करते थे. सो विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. बैकग्राउंड की बात करें तो वाइकिंग नाम का ट्राइब है, पायरेट्स हैं, ये जंगजू किस्म के लोग हैं. इन्होंने अटैक किया फ्रांस के ऊपर इन्होंने अटैक किया. तो उस वक़्त का फ्रांस का एम्परर था एम्परर चार्ल्स टू भी उसे कहते हैं. उसने इनसे कहा कि आप हमसे लड़ो नहीं, हमें कहो कुछ नहीं, आप ऐसा कहो कि हमारे साथ इधर रहना शुरू कर लो, रेजिडेंस ले लो, लेकिन हमसे लड़ो नहीं. उन्होंने क्या किया, वाइकिंग्स ने इधर रहना शुरू कर दिया. बात ऐसे है कि ये तो वाइकिंग्स थे. नॉर्मन्स कौन है फिर? ये जब नॉर्थ साइड पे, फ्रांस के नॉर्थ साइड पे रहना शुरू हो गए तो नॉर्थ मैन इन्हें कहा जाता था. तो फिर नॉर्थ मैन से ये नॉर्मन्स कहलाना शुरू हो गए, और जिस रीजन के अंदर ये रहते थे फ्रांस के, उसको नॉर्मंडी कहना शुरू कर दिया लोगों ने. अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब इंग्लैंड दूसरी साइड पे था, दरमियान से इंग्लिश चैनल वाटर गुजरता था. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस दूसरी साइड पे गए और एंग्लो सैक्सन जो ट्राइब जिसको हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उनके ऊपर जाके हमला कर दिया, उनको डिफीट किया और उस रीजन को इन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया, इन्वेड कर लिया. अब इनकी लैंग्वेज थी फ्रेंच और वहाँ पे थी ओल्ड इंग्लिश. अब हुआ ऐसे कि 100 साल तक 1066 एडी से लेके 1200 तक तो जो इंग्लिश लैंग्वेज थी ये सप्रेस हो गई, ठीक हो गया. लेकिन एट द टाइम हुआ ये कि आपको पता उस जो एंग्लो सैक्सन थे उनकी तो लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश, लेकिन अब हाकिम उनके ऊपर ये थे. तो जो सोशल क्लास में लोअर क्लास के लोग थे एंग्लो सैक्सन, उनकी लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश. तो इनको बड़ी मुश्किल होती थी उनके साथ रिलेट होने में. तो फिर इस तरह से फ्रेंच और जो ओल्ड इंग्लिश थी दोनों आपस में मिल गई, मर्ज हो गई एक दूसरे के अंदर, और इस तरह से फिर एक नई लैंग्वेज हमारे सामने आई. आज भी हम उस टाइम पीरियड के जो वर्क्स को डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, वो मिडल इंग्लिश कहलाती है, मिडल इंग्लिश उसे कहा जाता है, और आज भी उन वर्क्स को हम पढ़ते हैं. उस वक़्त में कैथलिक जो था ये एक डोमिनेटेड रिलीजन था. कैथलिक चर्च जो है उस वक़्त का डोमिनेटेड था. ये जो था ये एक डिनोमिनेशन थी, एक फ़िरका था, एक सेक्ट था क्रिश्चियनिटी का. इसके अंदर इनका बिलीव ये था कि जो पोप है वो बिगेस्ट अथॉरिटी है, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है. बादशाह से भी उसे ऊपर की अथॉरिटी कंसीडर किया जाता था और उसे बिल्कुल ट्रू कंसीडर किया जाता था कि ये हमसे झूठ नहीं बोल सकता, ये सबसे ऊपर की अथॉरिटी है, समझ लें, ठीक हो गया. क्योंकि बाद में जो प्रोटेस्टेंट है ना, ये तो रिफॉर्मेशन हुई है 1517 के अंदर. 13 अक्टूबर को जब जो मार्टिन लूथर था उसने 95 थीसिस दिए थे, तो तब जाके प्रोटेस्टेंट की रिफॉर्मेशन आई है और इनके ख़िलाफ़, कैथोलिक के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि पोप जो है वो अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी बाइबल है और क्रिश्चियनिटी अथॉरिटी है. जिस चीज़ की बाइबल हमें नहीं, जिस चीज़ की इजाज़त नहीं देती और जिससे रोकती है, वो पोप जो मर्ज़ी कह ले, उसके ऊपर पोप हाकिम नहीं है उस चीज़ के ऊपर. अगर अभी क्रिश्चियनिटी का टॉपिक शुरू होगा तो बात लंबी हो जानी है. चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, 3 पार्ट्स ऑफ एज की तरफ. 3 पार्ट्स जो एज है ना, ये इस एज को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है: बिफोर चाउसर, एज ऑफ चाउसर और एज ऑफ रिवाइवल. बिफोर चाउसर का पीरियड जो है ये स्टार्ट होता है 1200 से 1300 तक. 1200 से भी कुछ 10 साल पहले, क्योंकि जब लेमन्स ब्रूट ने अपना लिखा था वर्क, तब
लेमन्स ने अपना वर्क लिखा था, उसका नाम था ब्रूट। पहले देखते हैं बिफ़ोर चाउसर को। बिफ़ोर चाउसर जो था, चाउसर यानी कि आया था 1340 को। 1340 में वो पैदा हुआ था और 1400 तक उसका पीरियड चला था। तो बिफ़ोर चाउसर जो पीरियड है उसके अंदर लाइमन्स ब्रूट आती है। लाइमन्स ब्रूट सबसे पहला जो एंग्लो नॉर्मन के पीरियड के बाद यानी कि ऑक्यूपेशन के बाद जो सबसे पहला वर्क था वो लाइमन एक राइटर था, उसने ब्रूट लिखी थी। ये क्रॉनिकल था, क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन भी इसे कहते हैं। उसके बाद द ओल एंड नाइटिंगेल, ये एक एनोनिमस ही इसे समझ लें, क्योंकि जो राइटर्स हैं एग्जैक्ट राइटर का नाम नहीं मिलता। एक दो मिलते हैं, निकोलस और इस तरह के एक दो राइटर्स के मिलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट राइटर का नाम नहीं मिलता। ये भी एक वर्क था उस वक़्त का। उसके बाद एक जोफ्रे ऑफ मोनमाउथ आ जाता है, ये एक राइटर है जोफ्रे चौसर से पहले। इसका वर्क है द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, ये भी उससे पहले का एक वर्क है। उसके बाद द एज ऑफ चाउसर आ जाती है। एज ऑफ चाउसर से मेरा ख्याल है सभी वाकिफ़ हैं। चाउसर जो था ये एक बड़ा ही प्रोमिनेंट राइटर है। पूरी ओवरऑल जितनी भी इंग्लिश है उसके अंदर इसे काफ़ी तकवीत हासिल है। इसके वर्क हैं कैंटरबरी टेल, पार्लियामेंट ऑफ फॉल, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, रोमाउंट ऑफ द रोज़। इसने 3 पीरियड्स के अंदर अपने वर्क लिखे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर मैं बनाऊंगा, इसके 3 पीरियड्स को डिस्कस करेंगे। तो आप बस अभी के लिए इतना समझ लें कि कैंटरबरी टेल इसका सबसे फेमस वर्क है। उसके बाद विलियम लैंगलैंड और जॉन गोवर, ये भी इसी वक्त के 2 मशहूर राइटर्स हैं। एज ऑफ रिवाइवल आ जाती है। एज ऑफ रिवाइवल जो है ये 1400 से स्टार्ट होती है, 1558 तक चलती है। इसको अर्ली रेनेसेंस भी कहते हैं। इसके अंदर वैसे तो लिटरेचर का कोई काम नहीं हुआ इतना ख़ास, इंग्लिश लिटरेचर का ख़ास तौर पे। ग्रीक और रोमन जो वर्क थे उनको दोबारा से रीयूनाइट किया गया, उनको पढ़ा गया। तो इसके अंदर इंग्लिश का कोई इतना ख़ास काम नहीं हुआ, बल्कि हुआ ही नहीं इसके अंदर इंग्लिश का। तो इसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। थॉमस मैलरी इसके अंदर आ जाते हैं। ली मोर्टडी ऑथर, उसने ये एक वर्क लिखा है, ये इस एज का एक फ़ेमस वर्क है। एक जूलियन ऑफ नॉर्विच, जिसे मदर जूलियन भी कहते हैं, ये एक एनक्रिस्ट थी। एनक्रिस्ट कहते हैं जो जिसने तार के दुनिया किया, वो समझ लें कि दुनिया को 3 तलाक़ें दी हुई हों और दुनिया से उसका कोई ताल्लुक़ ना हो, सिर्फ़ उसका अल्लाह और यानी कि दीन के साथ ही ताल्लुक़ हो। तो ये भी एक इस तरह की औरत थी, इसने दुनिया से जो थी अपने ताल्लुक़ तोड़े हुए थे और ये वर्क लिखा करती थी। सारे क्रिश्चियनिटी बेस्ड वर्क थे, सारे खुदा को डेडिकेट और खुदा के साथ उनका जो था वो मिलते थे उस खुदा के साथ। उसके बाद थॉमस मोरे आ जाते हैं। थॉमस मोरे एक फ़ेमस राइटर हैं इस वक्त के। इन्होंने यूटोपिया लिखा था। यूटोपिया जो था ये इसने इटालियन लैंग्वेज के अंदर लिखा था। देख लें, इसने भी ये इतना बड़ा वर्क लिखा है, ये भी इटालियन लैंग्वेज के अंदर है। ये भी इंग्लिश के अंदर नहीं है। तो इंग्लिश का समझ लें कि एक बैरन एज भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर इंग्लिश का काम नहीं हुआ, इस वजह से बैरन एज भी कहते हैं। तो उसके बाद थॉमस ओकलीव, जॉन लिडगेट, जॉन स्केल्टन, रॉबर्ट हेंडरसन जो है, ये भी इस वक्त के राइटर्स हैं। उसके बाद राइटर्स ओवरऑल बात करें, ओवरऑल राइटर्स के अंदर लेमन आ जाते हैं। लेमन जिसे हमने पहले डिस्कस किया है, लेमन के ब्रूट, ठीक हो गया। ये लेमन जो एक फ़ेमस राइटर है, इनकी राइटिंग्स जो है आगे वर्क्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। विलियम लैंगलैंड जो हैं ये भी इस ओवरऑल एज के एक फ़ेमस राइटर हैं। जॉन गोवर हैं। जॉन गोवर जो हैं ये एक बहुत बड़े समझ लें कि प्रोपोनेंट है इंग्लिश के। इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको बड़ा सपोर्ट करते थे और कहते थे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये वाहिद लैंग्वेज जो सब लैंग्वेज को कंप्लीट करती है। जफरे चौसर का आपको पहले बताया कि ये ओवरऑल टोटल इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बहुत बड़े राइटर हैं। इवन कि इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। इसके बाद थॉमस ऑफ इंग्लैंड आ जाते हैं। थॉमस ऑफ ब्रिटेन भी जिन्हें कहते हैं। इनके वर्क्स की बात करें तो लेमन्स ब्रूट आ जाती है। लेमन्स ब्रूट 1190 से 1215 तक है, इसके दरमियान में ये लिखी गई थी। इट इज़ आल्सो नोन क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन, क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन भी इसे कहते हैं। उसके बाद वर्क आ जाता है वियन ऑफ पियर्स द प्लोमैन, ये 1370 टू 1386 के दरमियान लिखी गई है, लेकिन पॉसिबल ये है कि लेजेंड के करीब के ये 1377 के अंदर लिखी गई थी। ये जो है ये सिनफुल नेचर ह्यूमैनिटी जो है उसको तलाश करती है, यानी कि उसके सिनफुल नेचर को बयान करती है। पॉलिटिकल इसके अंदर भी व्यू मिलता है। ये एक सैटिरिकल वर्क है जो कि सोसाइटी के ऊपर सटायर है, ठीक हो गया। उसके बाद कॉन्फेशन एमेंटिस मिलता है वर्क। कॉन्फेशन एमेंटिस को कॉन्फेशियो एमेंटिस भी कहते हैं। ये जो है ये जॉन गोवर का वर्क है।
जॉन गोवर ने इसको लिखा था। विजन ऑफ पीयर डिप्लोमेंट जो था ये लिखा है विलियम लैंगलैंड ने, और जो कन्फेशो मेंटिस है ये लिखा है जॉन गोवर ने। ये एक फेमस वर्क है, क्रिश्चियनिटी बेस्ड वर्क है, क्रिश्चियनिटी के का थीम इसके अंदर मिलता है। द कैंटरबरी टेल जो ये है, ये आपको पहले बताया बहुत फेमस वर्क है इस एज का, और ओवरऑल पूरी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत ही फेमस वर्क है। ये जो था ये वर्क सोशल क्लास जो है, सोशल स्टायर के ऊपर है, और सोशल क्लास को एज इंडिविजुअल और एज ए टाइप एक शख्स की नेचर को बयान करता है वर्क। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद ट्रीज़न बाय थॉमस ऑफ इंग्लैंड, थॉमस ऑफ ब्रिटेन आ जाता है। ट्रीज़न ये भी एक लव बेस्ड पोइम है जिसके अंदर वो प्याला पी लेते हैं और उनके अंदर फीलिंग्स जो लव की है आ जाती हैं, लड़का और लड़की के दरमियान उनके अंदर अराउज होती हैं फीलिंग्स इस तरह की। उसके बाद स्टाइल एंड जॉनराज की बात करें तो स्टाइल जो थे, जॉनराज थे, 4 तरह के जो थे मेन जॉनराज उस वक्त लिखे जाते थे। पोइट्री जो थी, अब क्योंकि आपको बताया कि जफर चौसर मेन राइटर कंसीडर किया जाता है, फादर ऑफ पोइट्री भी इसे कहा जाता है। तो पोइट्री इस वक्त का एक मेन जॉनरा है। लिरिक पोइट्री तो लिखना पहले से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसके अंदर रिफॉर्मेशन हो गई थी पोइट्री के अंदर। ड्रामा जो था, ड्रामा वैसे तो आपको पता होगा ग्रीक टाइम पीरियड में भी लिखा जाता था ड्रामा प्लेज़, लेकिन इस वक्त भी ड्रामा प्लेज़ जो थे ये पीक पर थे, लिखे जाते थे। उसके बाद प्रोज़ आ जाती है, प्रोज़ के अंदर फ़िक्शन और नॉन फिक्शन आ जाती है। प्रोज़ वैसे आपको पता है, शायद पता हो, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, अल्फ्रेड द ग्रेट ने शुरू की करवाई थी प्रोज़, जो वेसेक्स का किंग था। तो फिक्शन उस को भी अब लिखना शुरू हो गए थे लोग, फ़िक्शन और नॉन फिक्शन दोनों को। देर आर 2 मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द मिडल एजेस। 2 बड़ी फेमस फॉर्म्स हैं, कैटेगरीज़ हैं वर्क की जो लिखी जाती थी एज ए थीम, इन्हें इस्तेमाल करके लिखा जाता था। एक रोमांस है। रोमांस का मतलब यहाँ पे ये है कि एडवेंचर्स की स्टोरीज़ लिखी जाती थी, शिवलरी के ऊपर चीज़ें लिखी जाती थी। जो नाइट्स थे, जो नोबल्स थे उस वक़्त के, उनको इस तरह से डेडिकेट करके उनकी बहादुरी के किस्से लिखे जाते थे, इसको कहते थे द रोमांस, ठीक है। उसके बाद द मिराकल एंड मोरालिटी प्लेज आ जाते हैं। मिराकल और से मुराद है कि क्रिश्चियनिटी बेस्ड जितनी भी मिराकल्स हैं, हेवन एंड हेल का जिक्र इसके अंदर आ जाता था, फेथ, उसके बाद फॉरगिवनेस ऑफ थ्रू गॉड, इन चीज़ों का इसके अंदर जिक्र आ जाता था। इसको मिराकल प्लेस कहा जाता था। उसके बाद मोरालिटी प्लेस आ जाते हैं। मोरालिटी प्लेस से मुराद है कि मोरल से मोरालिटी, तो ये गुड और बैड सोसाइटी की राइट रॉन्ग चीज़ों के ऊपर इसकी जो थीम थे हुआ करते थे, इस चीज़ के ऊपर ये बेस थे। उसके बाद थीम्स की बात करें तो थीम्स जो हैं, हमें 3 तरह के थीम्स मिलते हैं ओवरऑल पीरियड के अंदर, जो बड़े ही फेमस थीम है। सबसे पहला थीम जो है वो रिलीजन है। रिलीजन के अंदर फेथ हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, हेवन एंड हेल हो गई, जो पहले आपको मैंने बताया मिराकल प्लेस जिस तरह से थे। इस तरह रिलीजन का थीम जो था ये बहुत ही आम पाया जाता था। एंग्लो सैक्सन के पीरियड में पाया जाता था, लेकिन एंग्लो नॉर्मन का जब पीरियड आया तो आपको पता है क्रिश्चियनिटी का, मैंने आपको पहले बताया कि कैथलिक चर्च जो था ये पीक के ऊपर था, तो इसको काफ़ी तकवीत हासिल थी। सेकंड थीम जो हमें मिलता है इनकी राइटिंग्स के अंदर, वो हमें कोर्टली लव का मिलता है, रिफाइंड लव भी इसे कहते हैं। ये रिलेशनशिप है अनमेरिड पीपल की, 2 अनमेरिड लोगों की आपस में, और ये जो है ये बेस करता है शिवलरी एफर्ट जो है नाइट्स की और नोबल्स की, उनके ऊपर उनकी जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ, लड़कियों के साथ कोर्ट के अंदर। इट पोर्ट्रे दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, डांसिंग, फ्लर्टिंग, इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी, उसको ये पोर्ट्रे करता है, डिपिक्ट करता है ये वाला थीम। इसके बाद किंग ऑथर आ जाता है, थर्ड थीम। किंग ऑथर ये ऑथेरियन के नाम से बहुत ही फेमस थीम है मिडल एजेस के अंदर ख़ास तौर पे। इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल, इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस। इसका जो बेसिक मकसद मैं आपको पहले बता दूं कि किंग आर्थर कौन था। किंग आर्थर जो है ये एक मिथोलॉजिकल करैक्टर है, ये एक द्योमलाई किस्सा समझ लें इसको, कि जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं वो कहते हैं कि ये ब्रिटेन का बहुत बड़ा एक किंग था। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि ये असल में ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उस वक़्त के जो लेजेंड्स हैं मिडिल एजेस के, वो
इसको अपना किंग माना करते थे और कहा करते थे कि ये एक बहुत बड़ा किंग था जिसने ब्रिटेन को भी कंकर किया था, आयरलैंड, यूरोप, इस एरिया को उसने कंकर किया था और ये बहुत बड़ा इन्वेडर था उस वक़्त का। और इसकी काफ़ी स्टोरीज़ वगैरह को वो लिखा करते थे और एक एज ए थीम इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों ये था आज का टोटल सारा वीडियो का इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन। आई होप दैट कि दोस्तों आपको इस पीरियड की एंटायरली समझ तो आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका अल्लाह हाफ़िज़।